अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था 12.11 आर्टिकल जो कि था कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आज हम लोग उससे नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है 12.12 और आर्टिकल का जो नेम है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। बेटे चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो एक साइंटिस्ट अमेरिकन जो फिजिस्ट थे मिलीकन, उन्होंने जो है डिस्कवर किया था। उन्होंने उसकी क्वांटिटी जो है वो बताई थी। वो पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया और चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या रिलेशन आया, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बेटे थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रॉन के मतलब हमें क्या कुछ पता था, तो वो जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे 1897 के अंदर ब्रिटिश फिजिस्ट थे जोसेफ जॉन थॉमसन, उन्होंने चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड की। तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो वैल्यू मौजूद नहीं थी, चार्ज टू मैस रेशो मौजूद थी सिर्फ और सिर्फ। और इन्हीं को जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है जे थॉमसन जो है, इनका पूरा नेम था जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने 1897 के अंदर क्या किया, चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की। इसे स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और ये भी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने स्टडी करना है, केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट फिर बेटे 1906 से लेके तो 1910 तक जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म होते रहे। 1909 के अप्रॉक्सीमेटली 1909 के अंदर जो है, कुछ बुक्स के अंदर 1910 लिखा हुआ है, तो 1909 के अंदर दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि रॉबर्ट एंड्रियोस मिलीकन एंड हार्वे फ्लेचर, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आई वो आई थी -1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आज हम लोग जो चार्ज की वैल्यू पढ़ते हैं -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, उसके बहुत करीब वैल्यू है। अगर एरर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.6% जो है ये एरर है। और इसी को बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 1909 R.A. मिलीकन ने जो है वो डिस्कवरी की किसकी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बेटे इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है जो बुक के ऊपर बनी है वो ये सामने दिखाई गई है, बनाई हुई है। इसी से हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है वो वर्किंग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पूरे ऑपरेटर्स की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पार्ट्स के नेम मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से भी बताता जाऊँगा और पार्ट्स की वर्किंग भी मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा, क्या कौन सा पार्ट जो है वो क्या काम करता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसको ब्लू कलर से, ब्लू लाइन से मैंने शो किया हुआ है। ये बेटे हमारे पास है चैम्बर, ये क्लोज्ड चैम्बर होगा, ये बंद चैम्बर होगा। बाहर से जो भी एयर है वो अंदर वाले तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। और ये क्लोज चैम्बर है और इसके अंदर दो विंडोज़ हैं, एक W1 है और एक W2 है। और इस चैम्बर को बेटे मिलीकन्स चैम्बर भी कहा जाता है। इसको हमने स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर C से शो किया हुआ है। अब इसके अंदर दो विंडोज़ हैं। सर आपने तो कहा कि ये तो क्लोज्ड चैम्बर है, इसमें तो एयर आ जा नहीं सकती, तो बेटे ये है क्लोज ही, सिर्फ ये विंडो, ये सारा मेटल का है चैम्बर। और जो W1 विंडो है, W2 विंडो है, यहाँ पे मेटल नहीं बल्कि यहाँ पे ग्लास लगाया गया है क्लोज ही, सिर्फ जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया गया है ताकि उसके अंदर से लाइट जा सके W1 से और W2 से एक्स रेज जो हैं वो एंटर हो सके। अब इसके बाद जो सेकंड इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या इस चैम्बर के अंदर जो सेकंड चीज़ आती है वो हमारा है एटोमाइज़र। ये जैसे हमारे पास आजकल हजामत करवाने जाए बार्बर्स के पास होता है शावर, वो
एटोमाइज़र है जो कि क्या करता है, जैसे शावर जो है वो वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज कर देता है, उसकी बहुत बारीक नोज़ल होती है। ऐसे ही एटोमाइज़र जो है इसके साथ ऑयल जो है वो टैंक लगाया गया है और इसकी नोज़ल बहुत ही बारीक है। इसको जैसे ही हम लोग दबाते हैं तो नोज़ल में से टिनी ड्रॉप्स निकलते हैं, मिस्ट की फॉर्म में ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। जैसे सर्दियों के अंदर धुंध पड़ती है वैसे ऑयल ड्रॉप जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं। अब इन ऑयल ड्रॉप्स के नेक्स्ट हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप जो है इसके अंदर आएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये किस तरह मूव करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो जब नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास एक ये ब्लू प्लेट है और एक ये ब्लू कलर से प्लेट शो की गई है। तो हमारे पास चैम्बर में नेक्स्ट आ जाती हैं 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, एक का नाम P है और दूसरे का नाम P प्राइम है। ये ऊपर वाली P और नीचे वाली का नाम क्या है जी, P प्राइम है। अब बेटे जो हमारे पास P प्लेट है उसके अंदर होल है जिसको हमने H से शो किया हुआ है। अब ये होल बहुत ही स्मॉलर है ताकि इस होल के ऊपर जो ड्रॉपलेट होगा वो इस होल के अंदर से पास आउट होते हुए यहाँ पर आ जाए, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाए। और इन दोनों प्लेट्स की आपस की जो सेपरेशन है वो बेटे उसको डिनोट किया गया है D से। जो डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है वो कितना है, वो D है जी। ओके, एटोमाइज़र हो गया, पैरेलल प्लेट्स हो गई और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है माइक्रोस्कोप। अब ये टिनी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि आम आँख से हम लोग इन्हें देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। ये जो रेड कलर का सर्कल मैंने लगाया हुआ ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप हमारी बोर्ड के बाहर है। ये माइक्रोस्कोप ऐसे है, फ़र्ज़ कर लें ये माइक्रोस्कोप है, इसका ये आई पीस है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे इस ड्रॉपलेट को, तो इसका जो शेडो है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और इसको हम लोग शो किया हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर कैपिटल M के साथ। अब बेटे चूँकि चैम्बर क्लोज है तो इसके अंदर जो है हमारे पास अंधेरा होगा, तो हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए जो कि इसके अंदर रोशनी पैदा करे और हम माइक्रोस्कोप से इजीली इस ऑयल ड्रॉपलेट की मोशन को देख सकें इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। तो हमारे पास ये S सोर्स ऑफ लाइट है जो कि W1 जो फर्स्ट विंडो है उसकी तरफ रखा हुआ है और इसके सामने हमने एक लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है वो फिक्स किया हुआ है जो कि क्या करेगा, इस सोर्स ऑफ लाइट में से जितनी लाइट निकलेगी उसको फोकस करेगा कहाँ पे, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर। अब बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को, इन दोनों मेटल प्लेट्स को या इन दोनों कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स को एक जो वेरिएबल पोटेंशियल की बैटरी जो है, V पोटेंशियल की बैटरी जो कि वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसके साथ अटैच कर दिया गया है। नेगेटिव टर्मिनल को रेड से शो किया है बैटरी के और पॉजिटिव टर्मिनल को ब्लू से। अब पॉजिटिव टर्मिनल को हमने वायर्स के ज़रिए से अटैच कर दिया है इस ऊपर P प्लेट के साथ और नीचे वाली जो P प्राइम प्लेट है उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया है, नेगेटिव प्लेट के साथ। तो अब इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, जो एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ थी उस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकता है। अच्छा, अब ये दोनों के दरमियान, अब ये हाई पोटेंशियल पे हो गई, ये लो पोटेंशियल पे। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है जो कि इक्वल होगा किसके, बैटरी के पोटेंशियल के जो कि है V। अब बेटे ये तो हो गया सारा कंस्ट्रक्शन या ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ करना है। अब देखें कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तो ना इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज मौजूद है, ना यहाँ पे कोई हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस ऑपरेटर्स इस सिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर इन टिनी ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज, इन टिनी ड्रॉपलेट्स को चार्ज कैसे किया जाता है, इनके ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो बेटे इसकी दो जो एक्सप्लेनेशन हैं, जो एक बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन है हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है।
तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगी, जैसे ये ऑयल इस नोज़ल से निकलेगा, नोज़ल बहुत ही बारीक है, यहाँ से जब निकलेगा तो इन टिनी ड्रॉपलेट्स ये फ्रिक्शन फील करेंगे कहाँ से, वॉल्स के साथ, इस नोज़ल के वाल्स के साथ, इस एटॉमाइज़र की वाल्स के साथ भी, और नोज़ल के जो अंदर सुराख है उसके साथ भी फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये तो है सिंपल जो है हमारे पास बहुत छोटा सा कंसेप्ट। बेटा इसके अलावा चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर हमें एक्स रेज का सहारा लिया जाता है। अब देखिए W2 जो है उसका भी कोई ना कोई काम है। ये विंडो जो है वो क्यों रखी गई है, तो ये इसलिए रखी गई है ताकि हम लोग यहाँ से एक्स रेज को एंटर कर सके। किस वजह से, अब बेटे जो एक्स रे सोर्स होगा, जो लास्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, आप जब नेक्स्ट ग्रेजुएशन के अंदर जाके पढ़ोगे तो आप लोग ये क्लियर पता चलेगा कि एक्स रेज जो हैं वो क्या करती हैं। एक्स रेज जैसे ही हम इस W2 विंडो से एंटर करेंगे, इसके अंदर जो ये वैक्यूम नहीं है यहाँ पे, बल्कि गैस कोई ना कोई मौजूद है, तो इस गैस को ये एक्स रेज क्या करेंगी, आयोनाइज कर देंगी। एक्स रेज बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की रेज होती हैं, बहुत हाई एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर गैस को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे ये और पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव आयंस हो जाएंगे क्रिएट और पॉजिटिव आयंस। तो ये जो ऑयल ड्रॉप्स ऊपर से आ रहे हैं, जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान नेगेटिव आयंस के साथ टकराएंगे तो इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इन ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट है इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने का, ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू एक्स रेज। और वो कंसेप्ट आप लोग जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। अभी आप लोग जो है इसमें इसको ज़हन में रखें, बोर्ड के अंदर जब ये क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक या की बुक के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि जब लिखा हुआ है कि जब हम लोग ऑयल ड्रॉप जो है वो नोज़ल से निकलता है तो वो नोज़ल और वाल्व से टकराने की वजह से, वाल्व के साथ फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो आप लोग बुक के से वही चीज़ याद करोगे, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ ये है कि हम लोग एक्स रेज से इस गैस को आयोनाइज करेंगे और फिर हमारे पास इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और इसी चार्ज को हम लोग फिर मेजर करेंगे। इसी चार्ज को मिलीकन्स ने मेजर किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया ऑयल ड्रॉपलेट जिसको D से शो किया और ये चार्ज हो चुका है। अब बेटे हम लोग देखते हैं कि इस चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितनी किस्म की फोर्स लग रही है, कितनी किस्म की फोर्स लग रही है। फर्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स किस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। सेकंड, जैसे ये इन प्लेट्स के दरमियान आएंगे, हमने इनको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। सेकंड हमारे पास जो टाइप ऑफ फोर्स होगी इसके ऊपर वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चूँकि ये ड्रॉपलेट एयर के अंदर डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, एयर एक फ्लूइड है, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्लूइड उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाता है। तो ये इसके ऊपर जो थर्ड जो फोर्स लग रही होगी वो ड्रैग फोर्स होगी। तो ये तीन तरह की फोर्सेस इस चार्ज्ड ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इन्हीं तीन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने के बाद हम लोग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड करेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और इसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो डिस्कस की है। अब आप लोग जो है इसी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसकी एक एनिमेशन देखें, उसके अंदर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग की भी थोड़ी सी गाइडेंस और ज़्यादा मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे चार्ज फाइंड किया जाता है ऑन एन इलेक्ट्रॉन। British physicist J.J. Thomson had measured the ratio of electrical charge to the mass of an electron using a cathode ray tube in 1897. Later, R.A. Millikan looked to determine the charge on the electrons. The famous method that he devised between 1906 and 1914 to measure the charge E of an electron is known as the Millikan's oil drop experiment. Using this method, he calculated that the charge on an electron was about 1.6 times 10 power negative 19 coulombs.
In the Millikan's oil drop method, an atomizer produces oil droplets in the form of mist, which are sent through a plate of electrical condenser. There are different forces which act on the oil drop, including gravitational, electrostatic force due to electric field, and viscous drag force. The rate at which these drops fall were measured by observing them through a micrometer eyepiece of a telescope. X-rays were passed through the chamber to ionize the air inside. On colliding with gaseous ions, these oil droplets acquire charge. The rate at which these droplets fall can be controlled by changing the strength of applied voltage to the plate. With this experiment, he observed that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always a multiple of electrical charge E. That is, Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3, and so on. Using the value of charge of the electron, the mass of the electron, ME, was then determined by combining Thomson's value of E by ME ratio. The value shown is the value of the mass of an electron. जी बेटे, आप लोगों ने एनिमेशन देख ली होगी। आई होप कि आप लोगों को जो उसकी वर्किंग है उसका आइडिया हो गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ से जब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो निकलते हैं और चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट जब यहाँ पे आता है, तो हमने अभी पढ़ा कि इसके ऊपर 3 तरह की फोर्सेस लगती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या वो किसके इक्वल होगी। तो बेटे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी E इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है ये उस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ लिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकता है। अभी मैं नहीं बता रहा, फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा। अब डेल्टा V क्या, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर पोटेंशियल V है, जो भी वैल्यू बैटरी की होगी और वो V आ जाएगी वहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो पोटेंशियल। तो डेल्टा V क्या आ गया, V माइनस ज़ीरो V। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो डेल्टा आ रहा है वो किसके इक्वल लिया हुआ है हमने, D के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू V ओवर D। अब हम लोग ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज फाइंड करते हैं। देखें हेडिंग क्या है, ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज। इसके बाद हम लोग असम्पशन देंगे किसकी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की। अब इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज फाइंड करने के लिए हम इस ड्रॉपलेट को उठा कर ले आए यहाँ पे। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर देखें कि हमारे पास फोर्सेस 3 तरह की लग रही हैं। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट है। तो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट है तो ये देखें यहाँ पे इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव। जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा ये नेगेटिव चार्जेस इस नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रिपेल करेंगे, यानी कि इस प्लेट के साथ टच नहीं होने देंगे। और ये पॉजिटिव चार्जेस इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके इक्वल होगी, क्यू ई। क्यू क्या है, जो इसके ऊपर इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज है। अब अगर हम ई की वैल्यू को चेंज कर दें, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, इस पोटेंशियल पे। इस पोटेंशियल पे, पोटेंशियल कौन सा, जो बैटरी का। और अगर ये वेरिएबल पोटेंशियल है, अगर हम पोटेंशियल को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी उतनी ही अपवर्ड डायरेक्शन में इस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। अब बेटे इन दोनों फोर्सेस को, मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करें ना, तो हमारे पास 3 तरह के केसेस आते हैं। फर्स्ट के जब अगर हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होगी, फिर क्या करेगा, ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। अब अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पोटेंशियल इंक्रीज़ कर दिया, वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ड्रॉपलेट किस तरह मूव करना शुरू कर देगा, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा।
एक केस ऐसा होगा जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ हम इसको चेंज कर सकते हैं किससे, पोटेंशियल को चेंज करने से। तो पोटेंशियल को बढ़ा के पोटेंशियल को कम करके हम एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करेंगे इस पोटेंशियल की, कि जिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इस ड्रॉपलेट के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी किसके, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो जब ये दोनों मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो ये ऑयल ड्रॉपलेट ऐसे ही महसूस होगा, ऐसे महसूस होगा सिर्फ और सिर्फ कि ये यहाँ पर सस्पेंडेड है। एक्चुअली ये वहाँ पर रुका नहीं होता बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। लेकिन हम लोग ये कह देते हैं कि चूँकि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हम लोग ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं जैसे ये रुका हुआ है, वहाँ पे सस्पेंडेड है। तो इसी ड्रॉपलेट के ऊपर जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई तो हम दोनों की मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल, क्यू ई के, क्यू ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगी, उसके वेट के, इस ड्रॉपलेट के वेट के, वो इक्वल होगा एम जी के। ये लिख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। अब ई की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि v ओवर डी है, सिंस ई इज इक्वल टू v ओवर डी, तो ई की वैल्यू पुट कर दें। और आफ्टर सॉल्विंग डी डिनोमिनेटर में है, इधर जाके नोमिनेटर में चला गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नोमिनेटर में है तो इधर आके इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और Q चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट के लिए फार्मूला हमारे पास आ गया mgd ओवर v। अब बेटा इसके अंदर देखें हमारा पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल होगा, हमें नाउन होगा, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स नाउन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पता चल गया। मैस ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हमें नहीं पता, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो कैलकुलेशन ऑफ मैस जो है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है। अब मैस को कैलकुलेट करने के लिए चूँकि हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस थी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रैग फोर्स। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करके हमने चार्ज के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब कौन कौन सी दूसरी जिसको हमने छोड़ा था वो कौन सी है, ड्रैग फोर्स, और वो भी किस तरफ लगेगी, ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड लगेगी। अगर फॉग ड्रॉपलेट डाउनवर्ड है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, वो फ्लूइड चाहेगा कि ये ऊपर की तरफ मूव करे। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगी, ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस बैटरी को कट ऑफ कर देते हैं, बैटरी को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो चुकी है, यानी इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ 2 ही फोर्सेस बची हैं, एक ड्रैग फोर्स और एक हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो जैसे ही हमने इसको स्विच ऑफ करेंगे हम इसको, तो ये ड्रॉपलेट अंडर इट्स वेट या अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 6 फ्लूइड के अंदर पढ़ के आए हैं। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा डाउनवर्ड मूव करते हुए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटे ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है जब अटेन कर लेगा तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगी किसके, ड्रैग फोर्स के। अब ड्रैग फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी स्टोक्स लॉ आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। एफ डी ड्रैग फोर्स इक्वल है 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी है और आर जो है वो क्या है जी, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है या रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। चूँकि ड्रैग फोर्स किसके इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा और वी टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। अब यहाँ पर हमें मैस जो है वो चाहिए, मैस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो मैस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन, यहाँ पे मैस की अगर वैल्यू देखें तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम किसका होगा, इस ड्रॉपलेट का। कंसिडर कर लें ये ड्रॉपलेट एक स्फीयर की फॉर्म में है, तो स्फीयर की फॉर्म में जब स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो उसके लिए फार्मूला होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास मैस के लिए इक्वेशन आ गई है। मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग डेंसिटी पुट कर दें और साथ वॉल्यूम पुट कर दें उसी ड्रॉपलेट का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। अब इसके अंदर डेंसिटी भी नाउन होगी 4/3, ये दोनों कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। आर क्या है, आर इस ड्रॉपलेट का रेडियस है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, ये तो नहीं करना कि इंची टेप लेकर तो मेजर कर लेंगे, क्योंकि ड्रॉपलेट तो आम आंख से पता नहीं चलता, हमें दिखाई नहीं देगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, नेक्स्ट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन 3 के अंदर। m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी रो इंटू 4/3πr³ और साथ g। ये हमारे पास आ गई वैल्यू रो 4/3πr³ g इज इक्वल टू यही ड्रैग फोर्स 6π∗r⁵t। अब बेटा देखें हमारे पास ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, ये एक आर इस एक आर के साथ कैंसिल होगी, यहाँ पे r² बच जाएगा। उसके बाद ये 2 2s are 4 और 2 3s are 6। अब ये 3 इधर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 3s are 9 यहाँ पे आ गया, ईटा ये वैसे आ गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी वैसे आ गई। इधर क्या बचा, ऊपर हमारे पास 2 बचा है, रो बचे है और जी, और ये तीनों चीज़ें ये कहाँ पे आ गई जी, नीचे आ गई डिनोमिनेटर में। तो रिलेशन बना r² इज इक्वल टू 9η⁵ रो जी। हमें r की वैल्यू चाहिए या r के लिए फार्मूला चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो r इक्वल होगा 9η⁵ रो जी। बेटे 9 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट और डेंसिटी भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं d/t। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, अगर तो उसने यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है तो यहाँ से t0 लेंगे। t0 जैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे टाइम, हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया और ये डिस्टेंस कितना है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तमाम वैल्यूज़ हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, रेडियस आ जाएगा हमारे पास। इस रेडियस को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें नाउन हैं, मैस ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएगा। इसी मैस ऑफ ड्रॉपलेट को यहाँ पर पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें नाउन हैं, तो चार्ज ऑन एन ड्रॉपलेट आ जाएगा। तो जो मिलिकन्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, कई दफ़ा बार बार उन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली, बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जब चार्ज की जो वैल्यूज़ आई उनके जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। पहली दफ़ा कैलकुलेट किया तो चार्ज इसी ड्रॉपलेट के ऊपर आया 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। अगली दफ़ा जब किया तो इसी ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आया 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट जो थी कैलकुलेशन 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो सबसे छोटी वैल्यू थी, जो मिनिमम वैल्यू आई चार्ज ऑन ए ड्रॉपलेट की, वो ये थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर उन्होंने देखा कि अगर इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनती है वैल्यू, अगर इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू बनती है, अगर इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू बनती है। इसका मतलब है कि चार्ज ऑन ए ड्रॉपलेट जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल है किसके, इस वैल्यू के। तो इसी मिनिमम वैल्यू को हमने मिलिकन्स ने कहा कि ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, जिसको हम लिखते हैं 1e।
तो नेक्स्ट इसको भी लिख सकते हैं 2e3 4e 5e so on। तो ये वैल्यू कब आई, जब इस ड्रॉपलेट के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो इसी से फिर हमारे पास रिलेशन बना चार्ज क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट करते जाए, सो इंटीग्रल वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो आती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कितनी वैल्यू आएगी 2e, या उसकी वैल्यू कूलम के अंदर देखें तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम होगी। तो ये थे आज का हमारा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये याद रखना है कि ये अंदर चैम्बर के अंदर जो है वैक्यूम नहीं है, बल्कि गैस या एयर वहाँ पे मौजूद है। हमसे कुछ पूछा जा सकता है कि क्या मिलीकॉन्स चैम्बर जो है वो वैक्यूम चैम्बर होता है या उसके अंदर गैस मौजूद होती है। तो गैस वहाँ पे मौजूद होती है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी ये जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कम है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।